हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जाने वाला जो कि सैंपल पेपर दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर सामाजिक विज्ञान का है और क्लास 9 का है। हम इसका पार्ट 1 जिसमें खंड क हमने किए थे 27 क्वेश्चन हमने उसके अंदर कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो सैंपल पेपर हैं उनकी वीडियो मिल जाएगी। आप इजीली वहां से देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। तो आइए करते हैं इनको सॉल्व। तो हम खंड क कर चुके थे। बी और सी जो खंड है इसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम सेक्शन डी करते हैं। खंड घ के अंदर अगर हम सेक्शन डी की बात करते हैं तो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन डी होने वाला है और इसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम फटाफट एक बार पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन किस चीज से है। देखिए फर्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा आदि सब चीजें शामिल है। इन क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रिया और गैर क्रियाएं। बाजार क्रियाओं के वेतन में लाभ से उद्देश्य से की गई क्रियाओं को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजारी क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहा गया है। राष्ट्रीय आय के मूल्य संवर्धन में शामिल है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, द्वितीय का, तृतीय का, तो तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले हम एक बार हिंदी में, चलो हम साथ साथ में ही देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अब देखो इंग्लिश में क्या कहा गया, रीडिंग पैराग्राफ की हो चुकी है। नेशनल इनकम इन इंक्लूड वैल्यू फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो नेशनल इनकम में तीनों ही सेक्टर्स आ जाते हैं, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, चावल की खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो चावल की खेती प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है, तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कुरियर सेवाएं एक उदाहरण है, तो कुरियर सेवाएं तृतीयक क्षेत्र का एक उदाहरण है, क्योंकि उस समय चीज बन गई तो सप्लाई की बात होती है ना, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 36 का 4, वे क्रियाकलाप जो वेतन तथा लाभ के लिए की जाती है। वे क्रियाकलाप जो वेतन तथा लाभ के लिए की जाती है, तो बाजार गतिविधियां, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाजार गतिविधियां। किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाना इस क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो ये आ जाएगा सामाजिक, बाजार और गैर बाजार गतिविधियां, तो ये आ जाएगा बाजार गतिविधि। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। अंडर विच सेक्टर ग्रोइंग ऑफ राइस विल कम। तो राइस को ग्रो करना किसके अंदर आएगा, ये आएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, कोरियर सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ, कोरियर सर्विसेज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर के अंदर, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोज एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर द पे और प्रॉफिट, प्रॉफिट और पे के लिए जो मार्केट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए मार्केट एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, मार्केट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल इन द किचन गार्डन आर ओन यूज विल कम, अपने यूज के लिए करना क्या हो जाएगा, बी आंसर मार्केट एक्टिविटी। ये भी क्या है, मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी, तो यहाँ पर बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में 37 के अंदर क्या पैराग्राफ दिया गया है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में बहुत ही सुंदर दर्शनीय घास का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नबूरा, श्योक, ह्यूजा, इन नदियों में कश्मीर के क्षेत्र में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान, गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिलानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। यह नदी दक्षिण की तरफ बढ़ती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग तरल के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले 37 का 1 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु नदी की सहायक
नदी है। तो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है? अभी हमने पढ़ा था जास्कर, नरूबा और श्योक तीनों ही सहायक नदी है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के क्षेत्र में सिंधु नदी, कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो ए आंसर गंगा नदी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ए आंसर, सॉरी हुंजा, ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ए हुंजा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सिंधु नदी का उद्गम है। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 37 का 4 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी से मिलान कोट में मिलती है? तो कौन सी नदी है? देखो गंगा, रावी और चेनाब। तो यहाँ पे आंसर डी, सेकंड, और रावी और चेनाब ये जो है ये दोनों नदियां मिलान कोट में मिलती है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी भारत के किस स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यहाँ पे डी लद्दाख आंसर जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं फटाफट यही क्वेश्चंस। देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर ट्रिब्यूट्स ऑफ द रिवर इंडस रिवर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तीनों ही जकार, स्नुकर एंड श्योक तीनों ही क्या है? ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच रिवर जॉइन द इंडस रिवर इन कश्मीर रीजन? कश्मीर रीजन में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, द हिंजा। नेक्स्ट देखिए, द रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ए तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन इंडस टू मिठानकोट? कौन कौन सी है? डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रावी एंड चेनाब। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच रीजन डज द रिवर इंडस एंटर इन इंडिया? इंडिया में कहाँ से एंटर होता है? डी लद्दाख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, हरियाणा में 1982 में कांग्रेस की पार्टी की अगुवाई सरकार थी, तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, लोक दल नाम की अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ के अन्य विपक्ष दल मिलकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीती तो किसान और छोटे व्यापारी को कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया था कि उनकी सरकार का पहला काम होगा। जब लोगों ने सरकार नाखुश थे, देवीलाल ने वायदे को आकर्षित किया। इसीलिए जब चुनाव लोकदल के उनके सहयोगी के पक्ष में जमकर वोट दिया गया, लोकदल और उनके सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पर जीत मिली। लोक दल के अकेले ही 60 सीटें मिली थी, इससे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ से सिर्फ 5 सीटें ही लगी। ये हमने रीड कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है, 1985 में हरियाणा राज्य में किस राजनीतिक दल का शासन था? तो अभी हमने पढ़ा 1985 में, यहाँ पे देखो 85 में वोट हुए थे, तब देखो 82 में वोट हुए, तो वो पूछे 85 में। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि 1985 में, तो देखो 82 में अगर कांग्रेस थी तो वो 5 साल तक चलेगी, तो उस समय क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, लोक दल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लोक दल पार्टी की स्थापना चौधरी देवीलाल ने की थी। अभी हमने पढ़ा था, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1987 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में किस दल की जीत हुई? तो 82 के बाद में जब दोबारा चुनाव हुए 87 में, तो लोक दल की जीत हुई। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन की अगुवाई किसने की? तो अभी हमने पढ़ा था कि अगुवाई किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1987 में हरियाणा में विधानसभाओं के दौरान चौधरी देवीलाल ने क्या चुनावी वादे किए थे? तो क्या चुनावी वादे किए थे? अभी हमने देखा है कि क्या कहा था उन्होंने कहा था किसानों और छोटे व्यापारी को कर्ज माफ हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है हो जाए, हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5th क्वेश्चन का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों यहाँ पर सही हैं। तो बी आंसर हमारा 5th का जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो देखिए लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टी ने 1987 की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला था, ये भी सही है। लोक दल को अकेले 2/3 से ज़्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस को 5 सीटें मिले थे। तीनों ही बातें सही है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, रीड हमने कर चुके हैं। द पॉलिटिकल पार्टी वॉज रूलिंग स्टेट इन द हरियाणा इन द 1985। तो 1985 में कौन था उस समय? बी कांग्रेस। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए, हु फॉर्म द लोक दल पार्टी, किसने बनाई थी? चौधरी देवीलाल ने। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच पार्टी वोन असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987? लोक दल। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, हु लेड द मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध इन हरियाणा? किसने किया था? देवीलाल ने। तो आंसर यहाँ पे जो सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द पोल प्रॉमिस टू चौधरी देवीलाल ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ द हरियाणा
1987। तो क्या उन्होंने किए थे, तो बी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड की वेयर ऑफ द लोन ऑफ फॉर्मर एंड स्मॉल बिजनेसेस, तो बी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38 का 6 क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 39 क्वेश्चन, देखो इसको फटाफट हम रीड करते हैं। नानसी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज बराबरी का हक नहीं था, नस्ली के आधार पर बेहतर थे कमतर थे। इस नजरिए से बोल्ड नीली और नीली आंखों वाले नर जर्मन आए सब उपयहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्या का शत्रु कट्टर शत्रु माना जाता है, बाकी तमाम समाज उनकी भारी रंग रूप से जमन थे। यहूदियों को इसी प्रकार पूरा देखो रीड ही करना है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा आराम से, हम आंसर कर लेते हैं। देखो अब देखते हैं 39 का फर्स्ट जो है, 39 के फर्स्ट में क्या कहा गया, नाजी विश्व दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किस नस्ल को श्रेष्ठ माना जाता था, तो ए आर्य जो है उनको क्या कहा जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। नेक्स्ट देखिए विकास और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने विकास और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, 39 का 3 है, हिटलर के अनुसार आर्यों का मुख्य शत्रु कौन थे, तो यहूदी, सी आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डार्विन थे एक प्राकृतिक वैज्ञानिक, क्या थे एक प्राकृतिक वैज्ञानिक, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 5th देखिए, हर्बर्ट सैम्पसन ने किसका विचार दिया था, हर्बर्ट सैम्पसन ने किसका विचार दिया था, तो सी आंसर अतिजीविका का सिद्धांत, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फटाफट एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम। Which of the following race are the considered the superior according to the Nazi worldwide, तो किसका आंसर हो जाएगा ए आर्यंस, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Who gave the theory of the evolution and natural selection, चार्ल्स डार्विन, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया 39 का 3rd क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हिटलर हु वाज द मेन एनिमी ऑफ द आर्यंस, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 3rd का ज्यूज, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड 39 का 5th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, हर्बर्ट स्पेंसर गेव द आइडियाज ऑफ, सी आंसर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पे क्या, सी आंसर सॉरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइवल द फिटेस्ट। अब यहाँ पे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट देखिए क्या कहा गया है, हम यहाँ से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, देखो क्या कहा गया है, ए और बी को अंकित किए गए, उनका नाम पहचानना है। वह स्थान जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था, तो कौन कौन से थे, देखो एक तो यूएसए था, उसके अलावा हम कह सकते हैं फ्रांस, हम यहाँ कह सकते हैं फ्रांस था, और उसके अलावा यूके, ये सब जो मित्र राष्ट्रों के हिस्से थे। वह देश जो द्वितीय युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था, मतलब कि क्वेश्चन देखो, द कंट्री विच द पार्ट ऑफ द अलाइन पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यूएसए यूके एंड फ्रांस हो जाएगा। द कंट्री विच वॉज द पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, एक सेकेंड हम लिखते हैं जापान, इटली और जर्मन। तो देखो हम इसको जाइज से याद करते हैं, जाइज, तो जापान, इटली और जर्मन, ये 3 ऐसे हो जाएंगे, जर्मनी कर दीजिएगा आप, ये 3 ऐसे हो जाएंगे जो क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे मैप दिया गया है, जिसमें यहाँ पे अगर फर्स्ट हम देखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे ये आ जाएगा फ्रांस हो जाएगा, और यहाँ पे ये यूएसए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र, रेखा मानचित्र में किन्हीं 3 स्थानों को दर्शाइए। 3 स्थानों को दर्शाना है यहाँ पे, कोंकण तटीय मैदान, मालवा का पठार, आर्मेनी पर्वत शिखर और मालाबार तट। अब हम देखते हैं 40 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देखो क्या कहा गया कि 3 रेखा चित्र है यहाँ पर, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 स्थानों को बताना है, कोंकण तटीय मैदान, मालवा का पठार, अनाईमुंडी पर्वत शिखर और मालाबार तट। देखो यही इंग्लिश में, कोंकण कोस्टल प्लेन्स, मालवा प्लेट्यूज, अनाईमुंडी माउंटेन्स एंड मालाबार। तो हम इन्हें ABCD करके इन्हें मैप पर, हमें यहाँ पे जो मैप है इसमें हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है, और आपको यहाँ पर उसको सर्कल करके या डैश लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ से हम देखेंगे, एक सेकंड हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई हो। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कोंकण तटीय मैदान, तो जो ये एरिया है ये कोंकण तटीय मैदान, ये वाला जो एरिया यहाँ पे ये जो एरिया हो जाएगा ये वाला कोंकण तटीय मैदान हो जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पर था सेकंड का नाम क्या था बेटा, यहाँ पे या मालवा का पठार, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मालवा का पठार हो जाएगा। ये अनाईमुंडी माउंटेन पीक हो जाएगा C, और D ये मालाबार तट हो जाएगा। तो इसी तरह आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।